गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। इस सेशन में हम कैमल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। कैमल, जिसे हम ऊँट के नाम से जानते हैं। विश्व में ऊँट की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहले नंबर पर आपका अरेबियन ऊँट होता है, जिसका साइंटिफिक नेम कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। इसे ड्रोमेडेरी भी कहते हैं, जो भारत एवं उत्तरी भारत में पाया जाता है। इसमें एक सिंगल हम्ड पाया जाता है। इस प्रजाति की ऊँट गर्म व शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एशियन ऊँट, जिसका साइंटिफिक नेम कैमेलस बैक्ट्रियंस होता है। यानी दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका एशियन ऊँट आता है। एशियन ऊँट का साइंटिफिक नेम कैमेलस बैक्ट्रियंस होता है। इसमें 2 कुंवड़ या फिर डबल हम्ड पाए जाते हैं तथा यह ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर में, न्यूनतम संख्या झालावाड़ में पाया जाता है। ठीक, सर्वाधिक ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ऊँट जो होते हैं बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो झालावाड़ में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया है। यानी कि राजस्थान में ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया गया। ऊँट की कुहड़ में वसी अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें ऊँट लंबे समय तक पानी पिए रह सकता है। इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। मादा ऊँट 3 से 4 वर्ष की आयु में गर्भधारण में सक्षम होती है। जो मादा ऊँट होती है 3 से 4 वर्ष की आयु में गर्भधारण में सक्षम होती है। गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो ऊँट का गर्भकाल जो होता है वो 390 दिन का होता है। ऊँट के आहार में 75 से 150 ग्राम नमक पाया जाता है। यानी ऊँट के आहार में कितना नमक पाया जाता है, तो ऊँट के आहार में जो होता है 75 से 150 ग्राम नमक पाया जाता है। ऊँट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है। यानी कि ऊँट एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान केंद्र आपका जोहड़बीर बीकानेर राजस्थान में सिचुएटेड है। राज्य में ऊँट पालक जाति, यानी कि राज्य में ऊँट पालक जाति रेबारी राइका कहा जाता है। यानी कि फिर से राज्य में ऊँट पालक जाति को क्या कहा जाता है, तो राज्य में यानी राजस्थान में ऊँट पालक जाति को जो है रेबारी या फिर राइका के नाम से जाना जाता है। ऊँट के बीमारी होने पर बाबूजी देवता की पूजा की जाती है। ऊँट के बीमारी होने पर बाबूजी देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, ऊँट की खाल पर मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। फिर से, ऊँट की खाल पर मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जन्म के समय ऊँट के बच्चे का भार 35 से 40 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊँट 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ऊँट 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ऊँटों के शरीर का तापमान पूरे दिन भर परिवर्तित होता रहता है। यानी कि ऊँटों के शरीर का तापमान पूरे दिन भर परिवर्तित होता है। सर्रा रोग जो होता है राजस्थानी भाषा में तिवर्षा या फिर 3 वर्ष तक चलता है। यानी कि सर्रा रोग राजस्थानी भाषा में तिवर्षा इसे कहा जाता है, जो कि 3 वर्ष तक चलता है, जिसका मतलब होता है 3 वर्ष तक चलता है। नेक्स्ट है रोग का कारक क्या होता है, तो सर्रा रोग का कारक जो होता है ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई होता है, नामक परजीवी द्वारा फैलता है। यानी कि सर्रा डिजीज होता है वो ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी द्वारा फैलता है। एंटी सर दवा का इंजेक्शन एंट्रीपोल दवा पिलाते हैं। यानी कि इसके कंट्रोल के लिए, यानी कि सर्रा रोग से कंट्रोल पाने के लिए एंटीसर दवा का इंजेक्शन एंट्रीपोल दवा पिलाते हैं। खुजली राजस्थानी भाषा में पाँव कहते हैं। यानी कि खुजली को राजस्थानी भाषा में पाँव कहते हैं। रोग का कारक क्या होता है, तो खुजली का जो रोग का कारक होता है वो सर्कोप्टिस कैमिलाई नामक बरूथी के नाम से जाना जाता है। फिर से रोग का कारक क्या होता है, तो खुजली के रोग का कारक जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है सर्कोप्टिस कैमिलाई नामक बरूथी होता है इसके रोग का कारक। नेक्स्ट है ऊँट की नस्लें।
ऊँट की नस्लें बीकानेरी, पहला नस्ल है बीकानेरी। ऊंचाई इसका 10 से 20 यानी इसकी ऊंचाई जो होती है 10 से 12 फीट होती है। और सबसे ऊंची नस्ल की ऊँट कौन सी होती है? तो सबसे ऊंची नस्ल की ऊँट जो होती है बीकानेरी ही होती है। विश्व में बीकानेरी ऊँट सबसे सुंदर नस्ल की होती है, यानी कि पूरे विश्व में बात करते हैं तो सबसे सुंदर नस्ल की जो ऊँट होता है वो बीकानेरी ऊँट को ही माना जाता है। यह सवारी, भारवाहक व कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि यह सवारी भारवाहक व कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। बीकानेरी नस्ल में आँखों के ऊपर की तरफ ललाट पर एक गड्ढा जिसे स्टॉप कहते हैं, इस नस्ल का विशेष गुण है। यानी कि बीकानेरी नस्ल में आँखों के ऊपर की तरफ ललाट पर एक गड्ढा जिसे स्टॉप कहते हैं, इस नस्ल का विशेष गुण होता है। दूसरे नंबर का नस्ल है जैसलमेरी। दूसरे नंबर का नस्ल क्या है? तो दूसरे नंबर का नस्ल है जैसलमेरी। जैसलमेरी का मतलब क्या होता है? जैसलमेरी का नस्ल क्या होता है? तो इसका ओरिजिन प्लेस यानी जैसलमेरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो जैसलमेर क्षेत्र माना जाता है। दौड़ के लिए सबसे उत्तम नस्ल एवं पुलिस व सेना द्वारा काम में लिए जाते हैं, ठीक। और तीसरे नंबर पर आपका नाचना आता है, यानी दौड़ के लिए फिर से जैसलमेरी जो होता है इसका ओरिजिन प्लेस जैसलमेर क्षेत्र होता है। और यह दौड़ के लिए सबसे उत्तम नस्ल होती है और इसीलिए इसे पुलिस व सेना द्वारा काम में बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। तीसरे नंबर का नस्ल है नाचना। तीसरे नंबर का ऊँट का नस्ल कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे ऊँट का नस्ल है नाचना। यह ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है जो सबसे तेज़ दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि नाचना जो होता है इसका नाम से ही पता चल रहा है नाचने का आने वाला है। तो यह ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है जो सबसे तेज़ दौड़ने के लिए विश्व में फेमस है। चौथे नंबर का ब्रीड है मेवाड़ी, यानी ऊँट का चौथा ब्रीड का है क्या है? तो ऊँट का जो चौथा ब्रीड है उसका नाम है मेवाड़ी। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र अरावली की पहाड़ियाँ माना जाता है इसका ओरिजिन प्लेस। पहचान क्या होता है? तो नीचे की होंठ लटका हुआ रहता है, यानी कि मेवाड़ी ऊँट का जो निचला होंठ होता है वो लटका रहता है। कृषि कार्य व भार ढोने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अन्य नस्ल में कौन कौन सी आती है? तो अलवरी आती है, मारवाड़ी आती है, सिंधी आती है, सिंधी कच्छी आती है, सिंधी कच्छी ऊँट, यानी कि सिंधी ऊँट आता है, कच्छी और ऊँट आता है। 5वें नंबर का ब्रीड कौन सा है? तो ऊँट का जो 5वां ब्रीड है वो आपका गोमट है, यानी कि ऊँट का जो 5वें ब्रीड का क्या नाम है? तो ऊँट के 5वें ब्रीड का नाम है गोमट। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो इसका ओरिजिन प्लेस आपका फौलादी जोधपुर राजस्थान होता है, यानी कि गोमट का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो गोमट का ओरिजिन प्लेस फौलादी जोधपुर राजस्थान होता है। सवारी के लिए सबसे फेमस वैरायटी मानी जाती है, किसके लिए? तो सवारी के लिए सबसे फेमस वैरायटी मानी जाती है। अगले चैप्टर में क्या दिया है? तो नेक्स्ट चैप्टर में दिया है पोल्ट्री ब्रीड। डिस्कस अबाउट पोल्ट्री ब्रीड या फिर मुर्गी की नस्लें। एक तरफ नस्ल दिया है, दूसरी तरफ उसका ओरिजिन प्लेस दिया, तीसरी तरफ उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया गया है। पहले नंबर पे आता है रोड आयरलैंड रेड, यानी पहले नंबर पे क्या दिया है? तो पहले नंबर पे आपका रोड आयरलैंड रेड है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो इसका ओरिजिन प्लेस अमेरिका होता है, यानी कि रोड आयरलैंड रेड का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो रोड आयरलैंड रेड का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो अमेरिका माना जाता है। यह द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है, यानी कि पोल्ट्री की जो डुअल पर्पज़ ब्रीड होता है वो आपका रोड आयरलैंड जिसका ओरिजिन प्लेस अमेरिका होता है। यह डुअल पर्पज़ ब्रीड होता है किसका? पोल्ट्री का। मांस व अंडा उत्पादन दोनों के लिए इसको पाला जाता है। यह 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित करती है, यानी कि यह 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित करती है। अंडों का रंग इसके कैसा होता है? तो इसके अंडों का रंग जो होता है वो ब्राउन या फिर भूरा कलर होता है। दूसरे नंबर पे आता है वाइट लेगहार्न। वाइट लेगहार्न का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो वाइट लेगहार्न का ओरिजिन प्लेस इटली होता है। विश्व में सर्वाधिक अंडे उत्पादन के लिए यह नस्ल मानी जाती है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कौन सा पोल्ट्री की ब्रीड करती है? तो उसका नाम है वाइट लेगहार्न। यह नस्ल औसतन 240 अंडे प्रति वर्ष देती है, यानी कि जो वाइट लेगहार्न होती है यह नस्ल औसतन 240 अंडे प्रति वर्ष देती है, यानी कि एक साल में 240 अंडे देती है। तीसरे नंबर पर आता है रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो रेड कॉर्निश का ओरिजिन प्लेस इंग्लैंड होता है। मांस के लिए अमेरिका में लोकप्रिय है, यानी कि रेड कॉर्निश जो होता है वो मांस के लिए अमेरिका में बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है, यानी कि रेड कॉर्निश जो होता है इसका ओरिजिन प्लेस इंग्लैंड होता है और मांस के लिए अमेरिका में बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। इस नस्ल की त्वचा बहुत ही पीली होती है, यानी इस नस्ल की जो त्वचा होती है वो पीली होती है। चौथे नंबर पर आता है प्लाउमथ राक आता है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो प्लाईमाउथ राक का ओरिजिन प्लेस अमेरिका होता है। श्रेष्ठ क्वालिटी के मांस जो होते हैं उत्पादन के लिए फेमस मानी जाती है, यानी कि जो प्लाईमाउथ राक होता है जिसका ओरिजिन प्लेस अमेरिका होता है यह श्रेष्ठ क्वालिटी के मीट प्रोडक्शन के लिए सबसे फेमस नस्ल माना जाता है।
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस नस्ल का अंडा उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। 5वें नंबर पे आता है असील। असील का ओरिजिन प्लेस लखनऊ होता है, उत्तर प्रदेश, यानी कि असील का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो असील का ओरिजिन प्लेस लखनऊ, उत्तर प्रदेश होता है। मुर्गों की लड़ाई व मनोरंजन, फाइटिंग एवं स्पोर्ट के लिए फेमस होती है, यानी कि असील जो होती है वो मुर्गों की लड़ाई व मनोरंजन, फाइटिंग, स्पोर्ट के लिए फेमस होती है। इस नस्ल का मांस बहुत ही स्वादिष्ट देखने को मिलता है। 6वें नंबर पे आता है कड़कनाथ, यानी 6वें नंबर पे क्या दिया है, तो 6वें नंबर पे कड़कनाथ दिया है। कड़कनाथ का ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है, तो कड़कनाथ का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश होता है, यानी कड़कनाथ का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है, तो कड़कनाथ का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कड़कनाथ, यह नस्ल मांस व अंडे उत्पादन हेतु पाली जाती है, यानी कि जो कड़कनाथ जो होती है यह नस्ल मांस व अंडा उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है, क्योंकि यह डुअल पर्पज ब्रीड के अंतर्गत आती है। इस नस्ल की मुर्गियों के शरीर व मांस का रंग काला होता है, यानी कि कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियों के शरीर व मांस का जो रंग होता है वो काला होता है। काला होने के कारण जो होता है वो आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। 7वें नंबर का ब्रीड है पोल्ट्री का जो 7वां ब्रीड है उसका नाम है चटगांव। चटगांव का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो बंगाल होता है, यानी कि 7वें नंबर पे जो ब्रीड आता है पोल्ट्री का उसका नाम है चटगांव, ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, इसका बंगाल होता है। भूरे पीले रंग की नस्ल होती है, यानी कि चटगांव का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर, यानी कि चटगांव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो भूरे पीले रंग की नस्ल है जो मांस के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है, तो यह केवल मांस के लिए पाली जाती है। 8वें नंबर पे आता है मिनोरका। मिनोरका का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मिनोरका का ओरिजिन प्लेस स्पेन होता है। कगली सीधी होती है, इसमें जो कगली होती है जिसे हम ललरी के नाम से जानते हैं, तो इसकी ललरी जो होती है वो सीधी होती है और 6 नोक की पाई जाती है, यानी कि इसमें कितनी 6 नोक पाई जाती हैं, तो इसमें 6 नोक पाई जाती हैं, 6 नोक। यह अंडे देने वाली नस्ल है, यानी कि यह अंडा देने वाली नस्ल के अंतर्गत आती है। भारतीय नस्ल में क्या क्या आता है, तो भारतीय नस्ल में एक तो आपका असील आता है, दूसरे नंबर पे कड़कनाथ आता है, तीसरे नंबर पे चटगांव आता है, चौथे नंबर पे घाघस आता है। फिर से भारतीय नस्लों के अंतर्गत आपका असील आता है, कड़कनाथ आता है, चटगांव आता है एंड घाघस आता है। मुर्गियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री। पहले नंबर पे आता है अंडे के लिए कौन कौन सी ब्रीड होती है पोल्ट्री की, तो इसमें आपका व्हाइट लेघान आता है और मिनोर का आता है। दूसरे नंबर पे आता है मीट के लिए, तो मीट के लिए रेड कार्निश आता है, हेम्पशायर आता है, प्लाईमाउथ रॉक आता है, यानी मांस के लिए रेड कार्निश आता है, हेम्पशायर आता है, प्लाईमाउथ रॉक आता है। अंडा व मांस के लिए कौन आता है, तो रोड आयरलैंड रेड आता है, यानी कि अंडा व मांस उत्पादन के लिए कौन आता है, तो अंडा व मांस उत्पादन के लिए रोड आयरलैंड रेड आता है। खेल व मनोरंजन व लड़ाई के लिए कौन आता है, तो असील आता है, जिसका ओरिजिन प्लेस लखनऊ उत्तर प्रदेश होता है। प्रदर्शनी के लिए कौन फेमस होता है, तो कड़कनाथ, यानी जहाँ पर मेले में जब लड़ाया जाता है, यानी कि मेले में जो मुर्गों को लड़ाया जाता है वहाँ पर मेले को हम प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन को प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है, और मेला को भी जो है एक प्रकार का प्रदर्शन ही माना जाता है, तो वहाँ पर कड़कनाथ को ले जाया जाता है लड़ाने के लिए। नेक्स्ट है विदेशी नस्ल, यानी कि पोल्ट्री की विदेशी नस्ल में कौन कौन सी नस्लें आती हैं, तो पोल्ट्री की विदेशी नस्लों के अंतर्गत आपका व्हाइट लेघान आता है, मिनोरका आता है, रेड कार्निश आता है, मिनोरका आता है, रेड कार्निश आता है, हेम्पशायर आता है, ठीक, हेम्पशायर आता है। फिर इसके बाद प्लाईमाउथ रॉक आता है, रोड आयरलैंड रेड आता है, एंड देसी नस्ल के अंतर्गत आपका असील आता है और कड़कनाथ आता है। नेक्स्ट है मुर्गियों की प्रमुख बीमारियाँ, यानी कि मुर्गियों में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियाँ हमें देखने को मिलती है, तो मुर्गियों की जो प्रमुख बीमारियाँ इसमें पहले नंबर पर आता है रानीखेत डिजीज आता है। यह वायरस द्वारा फैलती है, जिसे हम पैरामिक्सो वायरस के नाम से जानते हैं, यानी कि यह वायरस के द्वारा फैलती है, इसे पैरामिक्सो वायरस के नाम से जाना जाता है। इसे न्यूकैस्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इस रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो मुंह खोलकर हाँफते हुए सांस लेना, पंखों एवं पैरों में लकवा यानी लड़खड़ाना, श्वसन अंग का प्रभावित होना इसका प्रमुख लक्षण होता है। फिर से क्या कह रहा है, तो इस रोग के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो मुंह खोलकर हाँफते हुए सांस लेना, पंखों एवं पैरों में लकवा या फिर लड़खड़ाना, श्वसन अंग का प्रभावित होना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। रोकथाम कैसे करते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए रानीखेत रोग वैक्सीन, जिसे हम लसोटा के नाम से जानते हैं, F1 स्ट्रेन RDF फर्स्ट एवं BF न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन लगाते हैं। फिर से इसके
फिर से बात करते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए, यानी इसकी रोकथाम के लिए रानीखेत रोग वैक्सीन लसोटा, जिसे हम F1 स्ट्रेन RDF फर्स्ट के नाम से जानते हैं, एवं BF न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन लगाया जाता है इसके रोकथाम के लिए। यह वैक्सीन 1 से 7 दिन की आयु या फिर 1 सप्ताह के चूजों में लगाते हैं, यानी यह वैक्सीन 1 से 7 दिन की आयु या 1 सप्ताह के चूजों में लगाते हैं, यानी कि यह वैक्सीन 1 से 7 दिन की आयु या 1 सप्ताह के चूजों में लगाते हैं। चेचक, जिसे हम फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं। अगला डिजीज कौन सा होता है, तो पोल्ट्री में जो अगला डिजीज लगता है उसका नाम है फाउल पॉक्स, जिसे हम चेचक रोग के नाम से जानते हैं। यह रोग बेरियोलाटा, यानी कि यह रोग बोरिलियोटा या फिर एबीपॉक्स वायरस द्वारा होता है, यानी कि जो फाउल पॉक्स होता है जिसे हम चेचक के नाम से जानते हैं, यह रोग बोरेलियोटा या फिर एबीपॉक्स वायरस द्वारा होता है। यह रोग मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक बार होता है, यानी कि यह रोग मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक बार होता है। यह 8 से 10 सप्ताह, यानी कि 8 से 12 सप्ताह तक की उम्र वाली मुर्गियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यह 8 से 12 सप्ताह तक की उम्र वाली मुर्गियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यह 3 प्रकार की होती है, सूखी होती है, आर्द्र होती है एवं कोराइजा चेचक के रूप में जानी जाती है। यानी कि जो फाउल पॉक्स होता है यह 3 प्रकार की होती है, यानी फाउल पॉक्स जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो सूखा फाउल पॉक्स होता है, दूसरा ह्यूमिड फाउल पॉक्स होता है, तीसरा आपका कोराइजा चेचक के रूप में होता है। प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, तो फाउल पॉक्स के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, त्वचा, टांग, चेहरा, कलगी, चोंच पर छोटे छोटे फफोले या फिर दाने पड़ जाते हैं। फिर से इसके जो प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो त्वचा हो गया, टांग हो गया, चेहरा हो गया, कलगी हो गया एवं चोंच पर छोटे छोटे फफोले या फिर दाने पड़ जाते हैं। रोकथाम कैसे करते हैं, तो घाव पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाते हैं, यानी कि इसका रोकथाम करने के लिए जो घाव होता है घाव पर सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाते हैं, तथा फाउल पॉक्स वैक्सीन 4 से, यानी कि फाउल पॉक्स वैक्सीन 6 से 8 सप्ताह की उम्र में लगाया जाता है। तीसरे नंबर का जो डिजीज है मैरिक्स, यानी कि तीसरे नंबर पे कौन सा डिजीज लगता है, तो तीसरे नंबर पे मैरिक्स डिजीज लगता है। मैरिक्स डिजीज का मतलब क्या होता है, तो विषाणु वायरस द्वारा फैलता है, यानी कि जो मैरिक्स डिजीज होता है किसके द्वारा फैलता है, तो मैरिक्स डिजीज होता है वो विषाणु द्वारा फैलता है। रोकथाम कैसे करते हैं, तो 1 दिन की उम्र पर मैरिक्स वैक्सीन का टीका लगवाएं, यानी कि 1 दिन की उम्र पर मैरिक्स वैक्सीन का टीका लगवाएं, यानी कि 1 दिन की उम्र पर मैरिक्स वैक्सीन का टीका लगवाएं। चौथे नंबर पर आता है खूनी पेची, जिसे हम कॉक्सीडियोसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा डिजीज आता है, तो चौथे नंबर पे डिजीज आता है कॉक्सीडियोसिस, जिसे हम खूनी पेचिस के नाम से जानते हैं। यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, तो जो कॉक्सीडियोसिस होता है या फिर खूनी पेचिस जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो खूनी पेचिस जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो खूनी पेचिस जिसे हम कॉक्सीडियोसिस के नाम से जानते हैं, यह प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है तथा वाहक इसका कॉक्सीडिया परजीवी कीट है। यह केवल 3 से 12 माह तक चूजों में होता है, यानी कि यह केवल 3 से 12 माह तक के चूजों में होता है। यह रोग से दड़बे में अचानक चूजे मर जाते हैं, यानी इस रोग से दड़बे में अचानक चूजे मर जाते हैं। नेक्स्ट लक्षण क्या होता है, तो पतले खूनी दस्त हो जाते हैं तथा पंख नीचे लटक जाते हैं। रोकथाम कैसे करते हैं, तो मुर्गी पालन की अच्छी तरह से सफाई रखनी चाहिए, यानी कि मुर्गीशाला की अच्छी तरह से सफाई रखनी चाहिए। सल्फर ड्रग्स इसमें दिया जाता है। 5वें नंबर पे आता है चिचड़ी ज्वर, जिसे हम टिक फीवर के नाम से जानते हैं, यानी कि 5वें नंबर पे क्या आता है, तो 5वें नंबर पे आपका चिचड़ी ज्वर, जिसे हम टिक फीवर के नाम से जानते हैं, यह प्रोटोजोआ से होता है तथा बैसिलिया स्पेसी, जिसे हम चिचड़ी द्वारा फैलता है, यानी कि चिचड़ी ज्वर जिसे हम टिक फीवर के नाम से जानते हैं यह प्रोटोजोआ से होता है तथा बैबिसिया स्पेसी चिचड़ी द्वारा यह फैलता है। नेक्स्ट डिजीज है बर्ड फ्लू, जिसे हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। 6वें नंबर का डिजीज है बर्ड फ्लू। यह एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम H5 के नाम से जानते हैं, नामक वायरस के कारण होती है। यह बीमारी मुर्गियों के आंतरिक अंगों को प्रभावित कर 48 घंटे में 100% तक मुर्गियों को मार देती है। नोट क्या होता है, तो मुर्गी में ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है, यानी कि मुर्गी में ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है। नेक्स्ट है मुर्गी पालन के महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग है मुर्गी पालन के महत्वपूर्ण बिंदु। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिका है। भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में किया जाता है। राजस्थान में अजमेर जिला में पोल्ट्री व अंडा उत्पादन में प्रथम है, यानी कि राजस्थान में छोड़ो हमारे काम का नहीं है। पोल्ट्री पालन से अभिप्राय तीतर, यानी पोल्ट्री पालन से अभिप्राय तीतर, बटेर, बत्तख, टर्की, शुतुरमुर्ग, हंस, कबूतर एवं मुर्गी आदि सभी पक्षी पालन से है। फिर से राजस्थान में और पोल्ट्री नेक्स्ट पॉइंट
पोल्ट्री पालन से अभिप्राय तीतर, बटेर, बत्तख, टर्की, शुतुरमुर्ग, हंस, कबूतर, मुर्गी आदि सभी पक्षी पालन से है। मुर्गी पालन व्यवसाय में आहार पर आय का लगभग 60 से 70% व्यय होता है। यानी कि मुर्गी पालन व्यवसाय में आहार पर आय का लगभग 60 से 70% व्यय होता है। मुर्गी के अंडे में पानी 66% तक, प्रोटीन 11.8% तक, फैट 10% तक एवं खनिज 11% तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है औसत आकार के अंडे का वजन जो होता है वो 57 ग्राम होता है। यानी कि एवरेज अंडे का वजन कितना होता है, तो औसत अंडे का वजन जो होता है वो 58 ग्राम होता है। अंडा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ, यानी कि अंडा किस प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है, तो अंडा जो होता है एक अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है। मुर्गी के अंडे का वजन मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट 94% का बना होता है। मुर्गी के अंडे का कवच जो होता है मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 94% तक बना होता है। कड़कनाथ देसी मुर्गियों मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। यानी कि कड़कनाथ जो होती है देसी मुर्गियों में मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह एक प्रकार की देसी नस्ल होती है। नेक्स्ट है मुर्गों की लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए असील पाली जाती है, जिसका ओरिजिन प्लेस उत्तर प्रदेश लखनऊ होता है। विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी होती है, तो व्हाइट लेघॉर्न होती है, जिसका ओरिजिन प्लेस इटली माना जाता है। ठीक, और 250 यानी कि 245 अंडे प्रति वर्ष यह दे देती है। मुर्गियों में ब्रॉयलर की उम्र कितने दिन का होता है, तो मुर्गियों में जो ब्रॉयलर की उम्र होता है वो 8 से 12 सप्ताह तक होती है। यानी कि मुर्गियों में ब्रॉयलर की उम्र कितनी होती है, तो मुर्गियों में ब्रॉयलर की उम्र जो होती है वो 8 से 12 सप्ताह तक होती है। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी में आपका रानीखेत आता है, जो वायरस द्वारा फैलती है। मुर्गी के अंडे का पीलापन जैथोफिल वर्णक के कारण होता है। मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट जो होता है वो कैंडलिंग द्वारा करते हैं। यानी मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो मुर्गी के अंडे के गुणवत्ता का टेस्ट जो होता है वो कैंडलिंग के द्वारा किया जाता है। मुर्गी की द्विप्रयोजनी या फिर डुअल पर्पज नस्ल के अंतर्गत आपका रोड आइलैंड रेड आता है। मुर्गी नर का खस्सीकरण या फिर कैपोनाइजेशन कहलाता है। यानी कि मुर्गी या फिर मुर्गी के नर का खस्सीकरण कैपोनाइजेशन जो होता है वो कहलाता है। मांस के लिए कार्निश, प्लाईमाउथ राख, कड़कनाथ नस्ल उपयुक्त होती है। यानी मांस के लिए कार्निश हो गया, प्लाईमाउथ राख हो गया, कड़कनाथ जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन जो होता है वो 60 अंडे प्रति वर्ष होता है, जबकि विदेशी उन्नत नस्लों का अंडा उत्पादन 260 अंडे प्रति वर्ष होता है। बहुत सारे, यानी कि देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन 60 अंडे प्रति वर्ष है, जबकि विदेशी उन्नत नस्लों का 260 अंडे प्रति वर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख्यतः बाजार में उपलब्ध अंडे अनिषेचित या फिर अनफर्टाइल होते हैं। यानी कि बाजार में जो अंडे पाए जाते हैं वो पूरी तरह से अनफर्टाइल होते हैं, जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इससे चूजे विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें वेजिटेरियन एग के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जो होता है इसे शाकाहारी अंडा या फिर वेजिटेरियन एग के नाम से जानते हैं। मुर्गियों की प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि मुर्गियों को कितने घंटे लाइट की आवश्यकता होती है, तो मुर्गियों को प्रतिदिन 14 से 16 यानी कि 14 से 16 हावर्स जो होती है लाइट की आवश्यकता होती है। मुर्गियों में बिछावन के लिए लकड़ी का बुरादा व चावल का भूसा काम में लिया जाता है। यानी कि मुर्गियों में बिछावन के लिए लकड़ी का बुरादा व चावल का भूसा काम में लिया जाता है। मुर्गी अरुमंथी पशु हैं, यानी कि मुर्गी जो होता है वो नॉन डोमिनेंट पशु के अंतर्गत आता है। इसकी वीट में 3% तक नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास 2% तक पाया जाता है। यानी कि मुर्गी और मंथी, यानी कि मुर्गी जो होती है वो नॉन डोमिनेंट एनिमल के अंतर्गत आती है, और इसके बीट में यानी इसके जो टट्टी होता है उसमें 3% तक नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास जो होता है वो 2% तक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनक्यूबेशन या फिर अंडा सेना। अगला पॉइंट किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इंक्यूबेशन या फिर अंडा देना, यानी कि मुर्गी में अंडे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अंडे से चूजे निकलने की क्रिया क्या कहलाता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड या फिर अंडा देना, अंडा सेना कहलाता है। फिर से अंडे से चूजे निकलने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, तो अंडे से चूजे निकलने की क्रिया जो होती है वो
हैचिंग कहलाती है। या फिर उसी को हम इंक्यूबेशन यानी कि अंडे से चूजे निकलने तक के समय को क्या कहा जाता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। मुर्गियों में अंडे से चूजे निकलने या फिर इंक्यूबेशन पीरियड में 21 दिन का समय लगता है। यानी कि मुर्गियों में हैचिंग के लिए या फिर इंक्यूबेशन पीरियड के लिए या फिर अंडे से चूजे निकलने के लिए 21 दिन का समय लगता है। अंडे सेने की प्राकृतिक विधि में एक मुर्गी 8 से 10 अंडों को सेने का काम करती है। फिर से अंडे सेने की प्राकृतिक विधि में यानी कि अंडे सेने की प्राकृतिक विधि में एक मुर्गी 8 से 10 अंडे को सेने का काम करती है। अंडे सेने की कृत्रिम इंक्यूबेटर विधि में 3000 तक अंडे एक साथ सेके जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुर्गियों के अंडे में सेने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। यानी कि मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय कब होता है, तो मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। मुर्गियों के कृत्रिम रूप से अंडे सेने हेतु इंक्यूबेटर मशीन का तापमान 100 फ़ारेनहाइट एवं नमी जो होती है वो 60 से 70% तक रखी जाती है। फिर से मुर्गियों के कृत्रिम रूप से यानी कि मुर्गियों में कृत्रिम रूप से अंडे सेने हेतु इंक्यूबेटर मशीन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं नमी जो होता है वो 60 से 70% तक रखी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हैचिंग। हैचिंग का मतलब क्या होता है, चूजा पालन। यानी कि हैचिंग का मतलब क्या होता है, तो हैचिंग का मतलब होता है चूजा पालन। 8 सप्ताह तक के नर एवं मादा बच्चों को चूजा या चिक्स कहते हैं। फिर से 8 सप्ताह तक के नर व मादा बच्चों को चूजा कहते हैं। फिर से 8 सप्ताह तक के नर व मादा बच्चों को चूजा या फिर चिक्स कहते हैं। ब्रूडिंग किसे कहते हैं, तो चूजों को अंडे से निकलने के बाद 4 सप्ताह तक एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। यानी कि ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्रूडिंग का मतलब होता है चूजों को अंडे से निकलने के 4 सप्ताह तक एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। 10 से 15 चूजे देसी मुर्गी के साथ रखे जाते हैं। यानी कि 10 से 15 चूजे देसी मुर्गी के साथ रखे जा सकते हैं। यानी कि 10 से 15 चूजे देसी मुर्गी के साथ रखे जाते हैं। ब्रूडर में 60 से 70% नमी एवं एक निश्चित तापक्रम पर प्रथम सप्ताह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, द्वितीय सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड तृतीय सप्ताह में 85 फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है। फिर से ब्रूडर में 60 से 70% नमी एवं एक निश्चित तापक्रम जो कि प्रथम सप्ताह में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, द्वितीय सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड तृतीय सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि यह क्रम घटता रहता है। यानी 5-5 डिग्री जो होता है वो प्रथम सप्ताह में 95 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर द्वितीय सप्ताह में 5 डिग्री कम हो जाता है 90 फ़ारेनहाइट एंड तीसरे सप्ताह में जो होता है वो 5 डिग्री और माइनस हो जाता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। यानी 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखा जाता है। नेक्स्ट है ब्रूडर आवास में अधिक नमी से काक्सीडियोसिस, खूनी दस्त और रोग हो जाता है। नेक्स्ट है रियरिंग। 4 सप्ताह से 8 सप्ताह की आयु के चूजों के पालन गृहों में पालना रियरिंग कहलाता है। फिर से रियरिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन रियरिंग। 4 सप्ताह से 8 सप्ताह की आयु के चूजों के पालन गृहों में पालना रियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रोवर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो ग्रोवर मैनेजमेंट का मतलब होता है 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों को पालने की प्रक्रिया ग्रोवर मैनेजमेंट के रूप में जानी जाती है। फिर से ग्रोवर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो ग्रोवर मैनेजमेंट का मतलब होता है 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों का पालन प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपका ग्रोवर मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। यानी ग्रोवर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक यानी 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों को पालने की क्रिया क्या कहलाता है, तो ग्रोवर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उसे ब्रॉयलर्स कहते हैं। यानी कि जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उसे ब्रॉयलर कहते हैं। जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उसे ब्रॉयलर कहते हैं। इसकी उम्र 8 से 10 सप्ताह होती है। यानी इसकी उम्र कितनी होती है, तो इसकी उम्र जो होती है वो 8 से 10 सप्ताह होती है तथा वजन कितना होता है, तो डेढ़ इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 होता है, 1.5 किलोग्राम। ठीक, 1.5 किलोग्राम होता है। फिर से जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं और इनकी उम्र जो होती है वो 8 से 10 सप्ताह होती है तथा वजन इसका 1.5 किलोग्राम होता है। एक ब्रॉयलर के लिए 65 से 70 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक ब्रॉयलर्स के लिए 65 से 70 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है। जो मुर्गियां अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें लेयर्स कहते हैं। यानी कि जो मुर्गियां अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उसे लेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक लेयर्स के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है। यानी कि एक लेयर्स के लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है, तो एक लेयर्स के लिए कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट हेडिंग दिया है मुर्गी आहार, यानी मुर्गी के आहार के बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। तो मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति के लिए हरा चारा देते हैं, यानी कि मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति के लिए हरा चारा दिया जाता है। मक्का एवं बाजरा मुर्गी का मुख्य आहार होता है, यानी कि मक्का एवं बाजरा मुर्गी का मुख्य आहार माना जाता है, यानी मक्का एवं बाजरा मक्का एवं बाजरा मुर्गी का मुख्य आहार माना जाता है। स्टार्टर राशन किसे कहते हैं? तो एक दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है? तो स्टार्टर राशन कहलाता है। फिर से 1 दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है? तो 1 दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को दिए जाने वाला राशन क्या कहलाता है? तो स्टार्टर राशन कहलाता है। फिर से 1 दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को दिया जाने वाला राशन स्टार्टर राशन कहलाता है। ग्रोवर राशन किसे कहते हैं? तो 8 सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों को दिए जाने वाला राशन, यानी कि ग्रोवर राशन का मतलब क्या होता है? तो 8 सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों को दिए जाने वाला राशन क्या कहलाता है? तो ग्रोवर राशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कैनाबलिज्म का मतलब क्या होता है? कैनाबलिज्म का मतलब होता है चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की आदत क्या कहलाती है? कैनाबलिज्म कहलाती है, यानी चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की आदत कैनाबलिज्म कहलाती है। डिबेकिंग का मतलब क्या होता है? चूजों की 1 माह की आयु में ऊपरी चोंच का 1/4 भाग तथा नीचे चोंच का 1/8 भाग काट देते हैं, यानी कि चूजों की 1 माह की आयु में ऊपरी चोंच का 1/4 भाग तथा नीचे की चोंच का 1/8 भाग काट देते हैं। फिर से डिबेकिंग का मतलब क्या होता है? तो चूजों की 1 माह की आयु में ऊपरी चोंच का 1/4 भाग तथा नीचे की चोंच का 1/8 भाग काट देते हैं। डिबेकिंग की क्रिया 14 से 15 सप्ताह की उम्र में की जाती है, यानी डिबेकिंग की क्रिया जो थी 14 से 15 सप्ताह की उम्र में किया जाता है। नेक्स्ट है विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले नंबर पे दिया है राठी किसकी पशु की नस्ल है? तो यह गाय की नस्ल है। गाय की दुप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? तो थारपारकर, जिसे में HKT आता है, यानी कि HKT ट्रिक क्या है तो उसके लिए? तो सगीरा NDA में हाँकती है लाठी से, तो सगीरा और देवनी, सगीरा और देवी, यानी सगीरा देवी, यानी सगीरा देवी आपका किस में आ जाएगा? तो सगीरा देवी यानी कि 4 ब्रीड्स जो है आपका आ जाएगा किस में? तो ये मिल्च ब्रीड के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद NDA में हाँकती है लाठी से, ये सभी को जो है डुअल पर्पज ब्रीड के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर इसके बाद जितना भी शेष ब्रीड बचता है काऊ का, वो सभी जो होते हैं किस में चले जाएंगे? तो वो सभी जो होते हैं वो चले जाएंगे ड्राइड ब्रीड के अंतर्गत। नेक्स्ट है उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी होती है? तो मुर्रा होती है। किसके क्रॉस से निकाली गई है? तो ये मुर्रा जो होती है MMS यानी महसाना और सुरती के क्रॉस से मुर्रा को निकाला गया है, और इसके पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन यह करती है। और फैट इसमें कितना पाया जाता है? तो इसमें फैट की मात्रा जो होती है वो 7% तक पाया जाता है। नेक्स्ट है गाय की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? तो गाय की गर्भधारण अवधि 2 से 81 दिन की होती है। भैंस की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? तो 310 दिन की होती है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान की मेरिनो कहलाती है? तो चोकला कहलाती है। यानी भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान की मेरिनो कहलाती है? तो भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान की मेरिनो कहलाती है? तो चोकला कहलाती है। भैंस का उद्भव स्थान कहाँ से माना जाता है? तो भैंस का उद्भव स्थान आपका जो होता है भारत माना जाता है। नेक्स्ट है भेड़ों के समूह क्या कहते हैं? तो भेड़ों के समूह को जो है फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो भेड़ों के समूह को जो है फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। अंडा उत्पादन में कौन सी मुर्गी की नस्ल विश्व में प्रथम मानी जाती है? तो व्हाइट लेगहॉर्न, जिसका ओरिजिनल प्लेस इटली होता है, और यह 200 यानी कि यह कितना अंडा देती है? तो यह 360 अंडे प्रति वर्ष देती है। यानी कि कितना अंडा देती है? तो व्हाइट लेगहॉर्न देख लेते हैं एक बार भाई, सॉरी 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। यानी कि यह कितना अंडा देती है? तो 240 अंडे प्रति वर्ष देने का काम करती है ये। ठीक, कितना देती है? तो 240 अंडे प्रति वर्ष देती है, जबकि नॉर्मल जो देसी मुर्गी होती है वो केवल 1 साल में 60 ही अंडे देती है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन मानी जाती है। कि गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो गाय की विश्व में सबसे भारी नस्ल जो थी वो होल्स्टीन फ्रीजियन को माना जाता है। नेक्स्ट है
टोगनबर्ग की नस्ल है, टोगनबर्ग किसी नस्ल होती है तो टोगनबर्ग जो होती है वो टोगनबर्ग किसी नस्ल होती है तो टोगनबर्ग जो होती है बकरी की नस्ल होती है। 12वें नंबर पे आते हैं कौन सी नस्ल विदेशी गाय की है तो जर्सी, यानी कि कौन सी नस्ल विदेशी गाय की है तो जर्सी जो होता है विदेशी गाय के अंतर्गत आती है, यानी कि विदेशी गाय में सबसे ज़्यादा दूध देती है आपका जर्सी। जबकि संकर गाय में सबसे ज़्यादा कौन सा दूध देती है तो करन फ्राइज देती है। एंड फिर देसी गाय की बात करते हैं तो देसी गाय में सबसे ज़्यादा जो दूध देती है वो आपका होलिस्टीन फ्रीजियन देती है। अरे यार फिर से सॉरी, विदेशी गाय में सबसे ज़्यादा दूध देती है आपका होलिस्टीन फ्रीजियन। दूसरे नंबर पे विदेशी गाय में आता है जर्सी। एंड संकर गाय की बात करते हैं तो संकर गाय में सबसे ज़्यादा दूध देती है आपका करन फ्राइज। और इसका क्रॉस क्या होता है तो इसका क्रॉस सीधा सीधा होता है, यानी कि थरपारकर इंटू किसके क्रॉस से निकाला गया तो होलिस्टीन फ्रीजियन और थरपारकर के क्रॉस से इसको निकाला गया, यानी कि थरपारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन के क्रॉस से इसको निकाला गया है। और देसी गाय में सबसे ज़्यादा दूध कौन सा देती है तो साहिवाल गाय देती है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, कौन सी भैंस की नस्ल में वसा प्रतिशत सर्वाधिक होती है तो भदावरी में कितना 13% तक पाया जाता है। भैंस की कौन सी नस्ल के सींग दराती के आकार के होते हैं तो सूरती भैंस के। भारतीय बकरियों में सर्वाधिक बड़ी नस्ल कौन सी होती है तो जमुनापाड़ी होती है। नेक्स्ट, पशुओं की प्रमुख बीमारियां, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में विराम लेते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइस।